स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। संगीता और प्रवींद्र हमउम्र थे। प्रवींद्र उससे 2 साल बड़ा था। हमउम्र होने के कारण दोनों में खूब पटती थी। प्रवींद्र बातूनी था, इसलिए संगीता उसकी बातों में रुचि लेती थी। उषा समझती थी कि प्रवींद्र को उससे लगाव है, इसलिए वह उसके घर आता है। लेकिन सच यह था कि प्रवींद्र की लालची नजर अपनी भांजी संगीता पर थी। वह उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए आता था। प्रवींद्र ने अपने व्यवहार से बहन और बहनोई के दिल में ऐसी जगह बना ली थी कि वे उसे अपना हमदर्द समझने लगे थे। वे लोग उससे सुख दुख की बातें भी साझा करते थे। दरअसल रमेश चंद्र उसे इसलिए वफादार समझने लगे थे क्योंकि प्रवींद्र उनके खेती के कामों में भी हाथ बंटाने लगा था। खाद बीज लाने की जिम्मेदारी भी वही उठाता था। इन्हीं सब कारणों से प्रवींद्र रमेश की आंखों का तारा बन गया था। हमारे समाज में युवा हो रही लड़कियों के लिए तमाम बंदिशें होती हैं। वह किसी बाहरी लड़के से हंस बोल लें तो उन्हें डांट पड़ती है। यह उम्र जिज्ञासाओं की होती है। मन हवा में उड़ान भरने को मचलता है। पारिवारिक और सामाजिक वर्जनाओं की वजह से आमतौर पर देखा गया है कि लड़कियां अपने रिश्ते के करीबी युवक से ज्यादा घुल जाती हैं। वह उनका मामा, जीजा, चचेरा या मौसेरा या ममेरा भाई कोई भी हो सकता है। वे उसे ही अपना दोस्त बना लेती हैं। संगीता के सबसे नजदीक मामा प्रवींद्र ही था, अतः उन दोनों में भी ऐसा ही रिश्ता था। प्रवींद्र की नजर थी खूबसूरत भांजी पर। शुरुआती दिनों में जब प्रवींद्र ने बहन उषा के घर आना शुरू किया था, तब उसके मन में संगीता के लिए कोई गलत भावना नहीं थी। रिश्ते में वह उसकी भांजी थी, किंतु भावनाओं में तूफान आते और रिश्ता बदलते कितनी देर लगती है। संगीता से मेलमिलाप की वजह से प्रवींद्र की भावनाओं में भी तूफान आ गया और मामा भांजी के पवित्र रिश्ते पर कालिख लगनी शुरू हो गई। हुआ यह कि एक दिन प्रवींद्र उषा के घर पहुंचा तो वह परिवार सहित गांव में एक परिचित के घर समारोह में जाने को तैयार थी। संगीता भी खूब बनी संवरी थी। उसने गुलाबी सलवार सूट पहना था और खुले बाल कमर तक लहरा रहे थे। उस समय संगीता बेहद खूबसूरत दिख रही थी। संगीता का वह रूप प्रवींद्र की आंखों के रास्ते से दिल में उतर गया। प्रवींद्र के मन में कामना की ऐसी आंधी चली कि उसकी धूल ने सारे रिश्ते नाते को ढक लिया। वह भूल गया कि संगीता उसकी भांजी है। प्रवींद्र का मन चाह रहा था कि संगीता उसके सामने रहे और वह उसे अपलक देखता रहे, लेकिन ऐसा कहाँ संभव था। वे लोग तो समारोह में जाने को तैयार थे। प्रवींद्र को घर की ताला कुंजी देकर वे सब चले गए। प्रवींद्र की नजरें तब तक संगीता का पीछा करती रहीं जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उनके जाने के बाद प्रवींद्र खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों में संगीता का अक्स बसा था और जहन में उसी के ख्याल उथल पुथल मचा रहे थे। कई बार प्रवींद्र की अंतरात्मा ने उसे झंझोड़ा, संगीता तुम्हारी भांजी है, उसके बारे में गंदे विचार तक मन में लाना पाप है। संगीता के बारे में गलत सोचना बंद कर दो। प्रवींद्र ने हर बार यह सोचकर अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया कि हर लड़की किसी न किसी की भांजी होती है। अगर लोग मामा भांजी का ही रिश्ता निभाते रहे तो चल गई दुनिया। कहते हैं कि बुरे विचार अच्छे विचारों को जल्दी ही दबा देते हैं। प्रवींद्र की अच्छाई पर बुराई हावी हो गई। इधर उषा और रमेश रात को काफी देर से लौटे। सुबह वे जल्दी उठकर अपने काम से लग गए। रमेश चंद्र और उषा खेत पर चले गए थे, जबकि संगीता घरेलू कामों में व्यस्त थी। प्रवींद्र की आंखें खुली तो उसकी नजर आंगन में काम कर रही संगीता पर पड़ी। वह मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन टकटकी लगाए संगीता को देखने लगा। प्रवींद्र को इस तरह अपनी ओर तापते देख संगीता ने टोका, क्या बात है मामा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बस टकटकी लगाकर मुझे ही देखे जा रहे हो। इसलिए देख रहा हूं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। जी चाहता है कि तुम सामने खड़ी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। ये कमबख्त नजरें तुम्हारे चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वह बोला। संगीता मामा के मन का मैल न समझकर उन्मुक्त हंसी हंसने लगी। हंसी पर विराम लगा तो बोली, यह कौन सी नई बात है? गांव में भी सब कहते हैं कि संगीता तुम खूबसूरत हो। फिर वह शरारत से उसकी आंखों में देखने लगी। कैसे मामा हो जिसे आज पता चला कि मैं खूबसूरत हूं? आज नहीं, मैंने कल जाना कि तुम खूबसूरत हो। प्रवींद्र के मन की बात उसकी जुबान पर आ गई। गुलाबी रंग का सलवार सूट तुम्हारे गोरे बदन पर बेहद फब रहा था। ऊपर से तुम्हारा मेकअप तो मेरे दिल पर बिजली गिरा गया। किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी तुम। संगीता अपने सौंदर्य की तारीफ सुनकर गदगद हो गई। उसने शर्म से नजरें झुका ली। साथ ही उसके मन में कांटा सा चुभा। वह सोचने लगी कि क्या मामा के दिल में खोट आ गया है जो ऐसी बातें उससे कर रहे हैं। वह अभी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी प्रवींद्र 2 कदम आगे बढ़कर संगीता की कलाई पकड़कर बोला, संगीता तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। संगीता काफी दिनों से महसूस कर रही थी कि उसके मामा प्रवींद्र के मन में
उसके लिए बेपनाह प्यार है। सच तो यह था कि संगीता भी मन ही मन हाँ प्रवींद्र को चाहती थी। यही कारण था कि जब प्रवींद्र ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो संगीता ने फौरन इकरार करते हुए कह दिया, हाँ मैं भी तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। मोहब्बत को मिली जुबान खामोश, मोहब्बत को जुबान मिली तो संगीता और प्रवींद्र की आशिकी के रंग निखरने लगे। प्रवींद्र का पहले से ही घर में आना जाना था। रमेश चंद्र दोहरे भी उसे बेटे की तरह मानते थे, इसलिए संगीता से उसके मिलने जुलने या एकांत में बातचीत करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। प्रवींद्र जब अपने गांव कतरतन्ना में होता तब वे दोनों मोबाइल फोन पर देर तक बातें करते थे। संगीता उसे अपना हाल दिल सुनाया करती। बहन के घर जाने में भाई को बहाने की जरूरत नहीं होती। संगीता के बुलाने पर वह उसके यहाँ आ जाता। सब उसे देखकर खुश होते कि देखो भाई बहन में कितना प्यार है। लेकिन यह तो केवल संगीता जानती थी कि प्रवींद्र किस लिए आता है। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए संगीता और प्रवींद्र की मोहब्बत के तकाजे भी बढ़ते गए। उनकी चाहत तन्हाई और खुफिया मुलाकात की मांग करने लगी। ये तकाजा पूरा करने के लिए उन दोनों ने किसी तरह की कोताही नहीं की। रात को जब सब लोग सो जाते तब संगीता और प्रवींद्र चुपके से उठकर छत पर चले जाते और वहां एक दूसरे की बाहों में खो जाते। तन्हाई और रात के सन्नाटे में दो जिस्म मिले तो जज्बात भड़कते ही हैं। संगीता और प्रवींद्र भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सके। प्रेमोन्माद में वे एक दूसरे को समर्पित हो गए। समय बीतता रहा। किसी को अब तक नहीं खबर नहीं थी कि संगीता और प्रवींद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं। मन से ही नहीं, दोनों तन से भी एक हो चुके हैं। प्रवींद्र और संगीता के इश्क का खेल 2 सालों तक निर्बाध रूप से चलता रहा, लेकिन एक रोज उनका भांडा फूट ही गया। उस दिन शाम को प्रवींद्र आया तो पता चला रमेश जीजा रिश्तेदारी में उन्नाव गए हैं। वह 3 दिन बाद घर लौटेंगे। उषा आंगन में अकेली बैठी थी और संगीता रसोई में खाना बना रही थी। ज्यों ही प्रवींद्र उषा के पास आकर बैठा, उसने वहीं से रसोई की ओर मुंह कर आवाज दी, बेटी संगीता मामा आए हैं, इनके लिए भी खाना बना लेना। प्रवींद्र चारपाई पर पसर गया और हंसकर बोला, हाँ दीदी, मैं खाना भी खाऊंगा और रुकूंगा भी। जीजा बाहर गए हैं न, इसलिए घर और तुम दोनों की देखभाल करना मेरा फर्ज है। वैसे भी दीदी तुम मुझे फोन पर बता देती तो मैं दौड़ा चला आता। यह भी कोई कहने की बात है। उषा भी हंसने लगी। मैं खुद तुझसे यहीं रुकने को कहने वाली थी, लेकिन तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। संगीता को पता चला कि मामा आए हैं तो उसका शरीर रोमांच से भर गया। वह जान गई कि आज की रात रंगीन होने वाली है। उसने खाना बनाकर तैयार किया, फिर माँ और मामा को खिलाया। उसके बाद खुद खाना खाकर घर की साफ सफाई की। प्रवींद्र छत पर सोने चला गया और संगीता माँ के साथ नीचे कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट गई। कुछ देर बाद उषा तो सो गई, लेकिन संगीता की आंखों में नींद नहीं थी। उषा जब गहरी नींद सो गई तो संगीता दबे पांव उठी और प्रवींद्र के पास छत पर जा पहुंची। प्रवींद्र भी उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। संगीता के पहुंचते ही उसने उसे बाहों में भर लिया। इधर आधी रात को उषा की आंखें खुली तो उसने संगीता को चारपाई से नदारद पाया। वह उसे खोजते हुए आंगन में आई तो उसे छत पर खुसर फुसर की आवाज सुनाई दी। वह जीने की ओर बढ़ी, तभी संगीता जीने से नीचे उतरी। शायद उसे मां के जागने का आभास हो गया था। कमरे में पहुंचते ही उषा ने पूछा, संगीता तू आधी रात को छत पर क्यों गई थी? मामा उल्टियां कर रहे थे, उन्हें पानी देने गई थी, संगीता ने बहाना बना दिया। उषा ने संगीता की बात पर विश्वास तो कर लिया, किंतु उसके मन में शक का बीज अंकुरित होने लगा। अब वह दोनों पर कड़ी नजर रखने लगी। संगीता और प्रवींद्र कड़ी निगरानी के कारण सतर्कता बरतने लगे थे, लेकिन सतर्कता के बावजूद एक रात उषा ने संगीता और प्रवींद्र को रंगे हाथ पकड़ लिया। उस रात उषा ने संगीता की जमकर फटकार लगाई और उसकी पिटाई भी कर दी। उसने छोटे भाई प्रवींद्र को भी भला बुरा कहा और रिश्ते को कलंकित करने का दोषी ठहराया। इज्जत के नाम पर दबा दी। बात अपराधबोध के कारण प्रवींद्र ने सिर झुका लिया। फिर जब उषा का गुस्सा ठंडा पड़ गया तो प्रवींद्र ने बहन के पैर पकड़ लिए। दी जवानी के जोश में हम और संगीता बहक गए थे। इस बार माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चूंकि बेटी का मामला था, ज्यादा शोर मचाने से उसी की बदनामी होती, इसलिए उषा ने हिदायत देकर प्रवींद्र को माफ कर दिया। प्रवींद्र अपने घर चला गया। इसके बाद करीब 3 महीने तक प्रवींद्र बहन के घर नहीं आया। हाँ, इतना जरूर था कि संगीता और प्रवींद्र जब तब मोबाइल फोन पर बात कर लेते थे और अपने दिल की लगी बुझा लेते थे। 3 माह बाद जब प्रवींद्र को संगीता की ज्यादा याद सताने लगी तो वह एक रोज बहन के घर आ पहुंचा। उषा ने प्रवींद्र के आने पर ऐतराज तो नहीं जताया, लेकिन संगीता से दूर रहने की हिदायत दी। प्रवींद्र अब उषा के सामने ही संगीता से बात करता तथा रात को घर के अंदर के बजाय घर के बाहर सोता। इस तरह प्रवींद्र का आना जाना फिर से शुरू हो गया। कहावत है कि आग और फूस एक साथ होंगे तो धुआं तो उठेगा ही और जलेंगे भी। संगीता और प्रवींद्र भी आग फूस की तरह थे।
कुछ दिनों तक तो वे दोनों सुलगते रहे। आखिर में जब नहीं रहा गया तो वे पुनः सतर्कता के साथ मिलने लगे। उषा और रमेश दोनों ही संगीता व प्रवींद्र पर नजर रखते थे, परंतु वे उनकी पकड़ में नहीं आए। संगीता अब तक 20 साल की उम्र पार कर चुकी थी और उसके कदम भी बेहद गए थे। इसलिए उषा और रमेश चाहते थे कि जितना जल्दी हो उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। संगीता का विवाह करने के लिए दोनों ने उपयुक्त धरवर की तलाश भी शुरू कर दी। संगीता को शादी वाली बात पता चली तो वह प्रवींद्र की छाती से मुंह छिपाकर बिलहप पड़ी। कुछ करो मामा, किसी दूसरे से मेरी शादी हो गई तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। प्रवींद्र की आंखें भी बरसने लगीं। तुम्हारे बगैर मैं भी कहां जिंदा रह सकता हूं। तुमने जहर खाया तो मैं भी जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। हमारी आशिकी का जनाजा निकलने में देर नहीं है, इसलिए कह रही हूं कि जल्दी ही कुछ करो। करना तो चाहता हूं पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। प्रवींद्र उलझन में पड़ा हुआ था। हम दोनों की शादी हो नहीं सकती और हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाने का रास्ता सूझ नहीं रहा है। प्रवींद्र, मुझे एक तरकीब सूझी है। संगीता अचानक उल्लास से भर गई। अगर तुम उस पर अमल करने को राजी हो जाओ तो हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। कैसी तरकीब? प्रवींद्र ने पूछा। चलो हम भाग चलें, संगीता ने राह सुझाई। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में हम अपने प्यार की अलग दुनिया बसाएंगे। वहां इतनी भीड़ रहती है कि कोई भी हमें ढूंढ नहीं सकेगा। प्रवींद्र कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, संगीता, तुम्हारी तरकीब तो सही है लेकिन मुझे डर सता रहा है। कैसा डर? संगीता ने अचकचा कर पूछा। यही कि मैं तुम्हें लेकर भागा तो तुम्हारे घर वाले मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, फिर पुलिस हमें पकड़ेगी। उसके बाद तुम अपने माता पिता के सुपुर्द कर दी जाओगे और मैं जेल जाऊंगा। जब तक मैं जेल से बाहर आऊंगा तब तक पता चलेगा कि घर वालों ने तुम्हें समझा बुझाकर किसी दूसरे से तुम्हारी शादी कर दी है। ऐसे मामलों में अक्सर यही होता है, प्रवींद्र बोला। प्रवींद्र की बात सुनकर संगीता के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अपनी बात का असर पड़ता देख प्रवींद्र आगे बोला, दूसरी बात यह है कि घर से भागकर दूसरे शहर में बसना आसान नहीं। उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे हमारे पास है नहीं। संगीता कुछ देर सोच में डूबी रही, उसके बाद बोली, प्रवींद्र, मुझे माता पिता का विरोध और तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। हम हर हाल में अपना घर बसाना चाहते हैं। इसके लिए तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो सुनो, एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना कलेजा मजबूत करना होगा। उस तरकीब से हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी और धन भी मिल जाएगा। प्रवींद्र ने कहा। ऐसी कौन सी तरकीब है? संगीता ने विस्मय से पूछा। मुझे अपने बहन बहनोई और तुम्हें अपने माता पिता को मौत की नींद सुलाना होगा, फिर घर से नकदी और गहने लेकर फरार हो जाएंगे। इस तरकीब से किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। लोग समझेंगे कि बदमाशों ने घर में लूट की और विरोध पर दोनों की हत्या कर दी और लड़की का अपहरण कर लिया। बन गई खून बहाने की योजना। संगीता प्रवींद्र के प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए वह खूनी मांग सजाने को तैयार हो गई। उसने प्रेमी मामा प्रवींद्र की तरकीब को मान लिया और अपनों का खून बहाने को राजी हो गई। इसके बाद प्रवींद्र और संगीता ने रमेश चंद्र और उषा के कत्ल की योजना बनाई। योजना के तहत प्रवींद्र अपने गांव चला गया ताकि बहन के पड़ोसियों को उस पर शक न हो। गांव में रहने के दौरान वह संगीता के संपर्क में बना रहा। 8 अक्टूबर 2019 की सुबह प्रवींद्र ने संगीता से मोबाइल पर बात की और रात में घटना को अंजाम देकर फरार होने की बात बताई। उसने यह भी कहा कि वह रात 10 बजे उसके घर पहुंचेगा, दरवाजा खुला रखे। प्रेमी मामा से बात होने के बाद संगीता घर से भागने की तैयारी में जुट गई। उसने मां से चोरी छिपे बैग में अपने कपड़े तथा जरूरी सामान रख लिया। बैग को उसने कमरे में रखे बड़े संदूक में छिपा दिया। अन्य दिनों की अपेक्षा उस शाम संगीता ने कुछ जल्दी खाना बनाकर मां बाप को खिला दिया। खाना खाकर उषा और रमेश कमरे में पड़े तख्त पर जाकर लेट गए। कुछ देर बाद दोनों गहरी नींद सो गए। इधर रात 10 बजे प्रवींद्र संगीता के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो संगीता ने दरवाजा खोलकर उसे घर के अंदर कर लिया। वह बेसब्री से उसी का इंतजार कर रही थी। संगीता प्रवींद्र को कमरे में ले गई। एकांत पाकर प्रवींद्र का मन मचल उठा और वह संगीता से शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा। प्रवींद्र की छेड़छाड़ से संगीता भी रोमांचित हो उठी। उसने भी अपनी बाहें फैला दी। इसके बाद कमरे में सीतकार की आवाजें गूंजने लगीं। उसी समय उषा की आंखें खुल गईं। वह बाथरूम जाने को आंगन में आई तो उसे संगीता के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह जान गई कि कमरे में बेटी के साथ कोई और भी है। वह दबे पांव कमरे में पहुंची और दोनों को रंगरलियां मनाते रंगे हाथ पकड़ लिया। उषा ने संगीता की चोटी पकड़कर खींची और गाल पर तरातर तमाचे जड़ दिए। उसी समय प्रवींद्र ने बहन उषा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आज तुझे विरोध बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद प्रवींद्र और संगीता ने उषा को दबोच लिया और कमरे में पड़ी चारपाई पर गिराकर उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए।
फिर वे दोनों उस कमरे में पहुंचे जहां रमेश चंद्र तख्त पर सो रहे थे। उन दोनों ने मिलकर रमेश के भी हाथ पांव रस्सी से बांध दिए। इसके बाद संगीता फावड़ा ले आई। उसने मां की गर्दन पर फावड़े से कई वार किए, जिससे उसकी गर्दन कट गई और बिस्तर खून से तरबतर हो गया। उषा की हत्या करने के बाद दोनों रमेश के पास पहुंचे। वहां प्रवींद्र ने फावड़े से गर्दन पर वार कर उसे भी मौत की नींद सुला दिया। 2 हत्याओं को अंजाम देने के बाद प्रवींद्र और संगीता ने मिलकर पूरे घर को खंगाला। कमरे में रखे बक्सों में लगे तालों की चाबी से खोला, फिर उसमें रखी नकदी व जेवर को अपने कब्जे में कर लिए। इसके बाद दोनों इत्मीनान से घर से फरार हो गए। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक जब रमेश चंद्र के घर में कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों में चर्चा शुरू हुई। इसी बीच पड़ोसी राजू गौतम ने थाना बुरसहायगंज पुलिस को मोबाइल द्वारा सूचना दे दी। सूचना पाते ही कोतवाल नागेंद्र पाठक पुलिस टीम के साथ गौरैयापुर गांव स्थित रमेश चंद्र दोहरे के मकान पर आ गए। उन्होंने पुलिस के साथ घर में प्रवेश किया तो अवाक रह गए। 2 अलग अलग कमरों में उषा और रमेश चंद्र की निर्मम हत्या की गई थी। दोनों के हाथ पैर भी बंधे हुए थे। खून से सना फावड़ा कमरे में पड़ा था। जाहिर था कि दोनों की हत्या फावड़े से वार करके की गई थी। कमरे में रखे बक्सों के ताले खुले पड़े थे, सामान बिखरा था। ऐसा लग रहा था जैसे बदमाशों ने हत्या के बाद लूटपाट भी की थी। घर से मृतक दंपति की जवान बेटी संगीता गायब थी। शुरू में पुलिस भी हुई गुमराह। कोतवाल नागेंद्र पाठक ने डबल मर्डर की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी तो कुछ ही देर बाद एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह तथा एएसपी के सी गोस्वामी भी आ गए। उन्होंने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने जहां घटनास्थल का मुआयना किया, वहीं फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए कन्नौज भिजवा दिया और हत्या में इस्तेमाल रस्सी व फावड़ा जाब्ते में शामिल कर लिए। एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह को जांच के बाद लगा कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम बदमाशों ने दिया है और उसकी बेटी संगीता का अपहरण कर लिया है। अतः उन्होंने इसी दिशा में जांच शुरू कराई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मृतका उषा देवी के भाई प्रवींद्र का घर में आना जाना था। यह भी पता चला कि प्रवींद्र भी घर से फरार है। एक बात और भी चौंकाने वाली पता चली, वह यह कि प्रवींद्र और संगीता, जो रिश्ते में मामा भांजी हैं, के बीच नाजायज रिश्ता था और रमेश इसका विरोध करते थे। प्रवींद्र और संगीता पुलिस की रडार पर आए तो उनकी तलाश शुरू हुई। उनकी लोकेशन पता करने के लिए पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए, लेकिन मोबाइल बंद होने से उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने उनकी खोज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि संभावित स्थानों पर की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। तब पुलिस ने दोनों पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। इधर प्रवींद्र और संगीता डबल मर्डर करने के बाद बस द्वारा कानपुर आए, फिर ट्रेन से मुंबई पहुंचे। वहां वे 1,000 रुपए देकर शमशाद नाम के ऑटो ड्राइवर की झोपड़ी में रात भर रुके। फिर वहां से ट्रेन द्वारा हुगली शहर आए। हुगली शहर के भद्रेश्वर थाना क्षेत्र के आरबीएस रोड पर प्रवींद्र ने एक झोपड़ी किराए पर ले ली। झोपड़ी मालकिन नगमा को उसने बताया कि वे दोनों पति पत्नी हैं। प्रवींद्र वहां मेहनत मजदूरी कर अपना व संगीता का भरण पोषण करने लगा। धीरे धीरे 3 माह बीत गए। नए साल में प्रवींद्र ने अपने मजदूर साथी से 500 रुपए में एक मोबाइल फोन खरीदा और उसमें अपना सिम कार्ड डालकर चालू किया। मोबाइल फोन चालू होते ही पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई। उसकी लोकेशन हुगली शहर की थी। यह जानकारी जब एसपी अमरेंद्र प्रसाद को मिली तो उन्होंने एक पुलिस टीम हुगली रवाना कर दी। वहां पुलिस ने प्रवींद्र व संगीता को हिरासत में ले लिया। 8 जनवरी 2020 को थाना बुरसहायगंज पुलिस तथयुक्त प्रवींद्र तथा संगीता को जिला अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।